श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Ishqbaz Session 2 and this story is begin from chapter 249 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। नताशा लंबी लंबी सांस लेकर गुस्से से रॉकी को देख रही थी तो रॉकी के भी पसीने छूट रहे थे, उसके हाथ पैर कांप रहे थे और सभी क्रिश की नज़र सामने आशी की तरफ गई तो आशी अपना सबसे बड़ा हथियार यानी कि आंखों में मोटे मोटे आंसू लेकर अपने होंठ बाहर की तरफ निकाले सुबकते हुए क्रिश को रोते हुए देख रही थी। उसके देखने का ही अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वह क्रिश से शिकायत कर रही हो कि तुमने मुझे इसीलिए भेजा था ताकि तुम यहाँ मस्ती कर सको। आशी की आंखों में एक अलग ही दर्द था, जैसे क्रिश ने उसे धोखा दिया हो। वह इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी, जैसे किसी ने एक छोटे से बच्चे को फुटपाथ पर फेंक दिया हो और क्रिश उसे अपनी नीली नजरों से बिना किसी एक्सप्रेशन के देख रहा था। लेकिन न जाने क्यों आशी की आंखों में इस तरह आंसू देखकर उसे अपने अंदर बहुत अजीब और तकलीफ सा महसूस होने लगा। फायरफ्लाई कहते हुए क्रिश अपने कदम आशी की तरफ और तभी आशी रोते हुए बिना कुछ कहे और बिना क्रिश की कोई बात सुने जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ गई। आशी को अचानक इस तरह दौड़ते हुए देखकर हॉल में खड़े सभी लोग हैरान रह गए और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता क्रिश इस बात को महसूस कर चुका था कि आशी ने उसे गलत समझ लिया है और अब वह भी बिना एक पल की देरी किए जल्दी से आशी के पीछे भागा। फायरफ्लाई रुको, फायरफ्लाई मेरी बात सुनो। लेकिन आशी तेजी से दौड़ते हुए अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश की कोई बात नहीं सुनती और वह अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ा रही थी। उसका दिल लगभग टूट चुका था। उसे क्रिश से इस चीज की उम्मीद नहीं थी। वह इस कदर रो रही थी कि उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकल रहे थे और वही आशी को इस तरह दौड़ते हुए देखकर अब सभी लड़कों को अपने लिए डर लग रहा था। अब नताशा की आंखों में भी आंसू आने लगे थे। वह दांत पीसते हुए रॉकी को देखकर वह भी तेज कदमों के साथ बाहर चली गई। नताशा को इस तरह जाते हुए देखकर रॉकी भी उसे समझाने के लिए उसके पीछे दौड़ा। मामले की नाजुक स्थिति को समझते हुए राका ने सभी बेली डांसर को बाहर जाने का इशारा किया। राका के इशारे पर सभी बेले डांसर वहां से निकल गई और अब निकिता और ऐना गुस्से से राहुल और रुद्र के सामने आए। निकिता ने तो आओ देखा न ताव और अपने हाथ में लिए हुए बेलन से रुद्र को मारना शुरू कर दिया और अब रुद्र खुद को बचाने की कोशिश करते हुए अपने बच्चों के सामने अपनी इज्जत की दुहाई दे रहा था। अरे निक्की यार प्लीज मत मारो। अरे हमसे गलती हो गई, लेकिन ये हमारा प्लान नहीं था, ये समर का प्लान था, प्लीज समझने की कोशिश करो, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा तुमने कुछ नहीं किया, बुढ़ापे में तुम्हारी जवानी चढ़ रही है, हम अंधे हैं क्या, लगता है हमें नजर ही नहीं आया। हम बेचारी औरतें तुम पर भरोसा करके तुम्हें यहाँ छोड़कर गए और तुम लोग यहाँ ये गुल खिला रहे हो। रुद्र प्रताप सिंघानिया, लगता है तुम फिर से प्ले बॉय बनने वाले हो, लेकिन आज तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी, वह हल करूंगी तुम्हारा कि मुंह में दांत नहीं रहेंगे, पेट में आंत नहीं रहेंगे। कहते हुए निकिता पूरे घर में दौड़ा दौड़ा कर रुद्र को मार रही थी और उसकी हालत देखकर राहुल की सिटी घूमती अब ऐना भी राहुल का कॉलर पकड़कर उस पर चिल्ला रही थी। बेचारा राहुल बिना कुछ किए ही फंस रहा था। उसने ऐना को समझने की बहुत कोशिश की, लेकिन है ना कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी और यह सब देखकर समर और अथर्व धीरे धीरे साइड से खिसक गए। याना की नजर भी राका पर गई और न जाने क्यों रखा को विस्तार है लड़कियों के बीच देखकर याना की आंखों में आंसू आने लगे थे। वह चुपचाप अपनी नजर इधर उधर करते हुए उस जगह से निकल गई। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि आखिर राका को किसी और के साथ देखकर उसे बुरा क्यों लग रहा था और गौरी हैरानी से अपने बाबा की पिटाई होते हुए देखकर चुपचाप सोफे पर जाकर बैठ गई, जहां निक उसे तिरछी नजरों से देख रहा था क्योंकि गौरी के हाथों में भी मेहंदी लगी हुई थी और वह अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए लहंगा पहने बैठी थी। वह बहुत क्यूट लग रही थी। वह तो सामने का तमाशा देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ नताशा अपने हाथों में मेहंदी लगाए अपने लहंगे को संभालते गुस्से से रोते हुए वहां से जा रही थी और तभी रॉकी पीछे से आया। उसने जल्दी से नताशा को बैक हग करते हुए उसे रोकते हुए कहा, वाइफी प्लीज मेरी बात तो सुनो, तुम हमें गलत समझ रही हो। देखो ये सब समर का प्लान था, प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया। और रॉकी की बात सुनकर नताशा गुस्से से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रॉकी पर चिल्लाते हुए बोली,
छोड़ो मुझे रॉकी, छोड़ो मुझे, कुछ नहीं सुनना, ना तुम्हारी सफाई और ना ही तुम्हारा झूठा, क्योंकि सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या इसी दिन के लिए तुम मेरे पीछे पड़े थे? एक दिन का सब्र नहीं हुआ? तुम्हें प्यार की लंबी लंबी दुहाई देते हो कि मेरे बिना तुम रह नहीं सकते। साफ साफ क्यों नहीं कहा कि तुम लड़कियों के बिना नहीं रह सकते? मैं हूं या कोई और, तुम्हें तो बस अपनी से मतलब है। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। नताशा ने गुस्से से रॉकी से खुद को छुड़ाया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी भीगी हुई आंखों से कहा, वहाँ मैं तुम्हारे नाम की मेहंदी अपने हाथों में लगाकर अपने आने वाले खूबसूरत लाइफ के सपने देख रही थी, और यहाँ तुम उन लड़कियों के साथ। छी, तुम्हें शर्म नहीं आई? गलती मेरी ही है, तुम पर भरोसा कर लिया। तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो, तुम पर भरोसा करने लायक ही नहीं है। मुझे अब तुम्हारे पास रहना ही नहीं है, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए, कहते हुए नताशा अपनी आंखों में आंसू लिए वहां से जाने लगी। और तभी रॉकी उसे जल्दी से आगे से खेलते हुए प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए समझने की कोशिश करते हुए बोला, नताशा नताशा प्लीज यार, बात का बतंगड़ मत बनाओ, हमने कुछ नहीं किया, ये सब समर का प्लान था। उसने कहा कि आज उसे बैचलर पार्टी मनानी है। हमने उसे मना किया था पर वह माना ही नहीं। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज इस तरह मत करो, कल हमारी शादी है। और रॉकी की बात सुनकर नताशा गुस्से से अपना चेहरा उसके हाथों से छुड़ाते हुए बोली, शादी शादी माय फुट, शादी तो तुम भूल ही जाओ। मैं तो अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। मैं कल ही तुम्हें छोड़कर नीदरलैंड वापस चली जाऊंगी और फिर तुम्हें जिसके साथ एंजॉय करना है करते रहना। एक दिन क्या, हर दिन बैचलर पार्टी मनाना? समर का नाम लग रहे हो तुम? क्या समर ने तुम्हें कहा था कि तुम भी डांस करो? तुम बच्चे तो नहीं हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती तो नहीं कर सकता। कहते हुए नताशा एक बार फिर गुस्से से रॉकी को छोड़कर वहां से जा रही थी और अपना सब कुछ बर्बाद होता हुआ देखकर रॉकी की आंखों में आंसू आने लगे थे। वह जल्दी से नताशा के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने कान पकड़ते हुए नताशा से माफी मांगते हुए, नहीं नहीं प्लीज प्लीज वाइफी, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं माफी मांगता हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं देखूंगा। तुम जो कहोगी मैं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज यह मेरी आखिरी गलती है। और रॉकी को इस तरह रोते हुए देखकर नताशा भी उसको देखते रह गई, लेकिन उसे अभी भी रॉकी पर बहुत गुस्सा था। और वहीं दूसरी तरफ आशी येलो साड़ी पहने अपनी आंखों में आंसू लिए तेजी से बस यूं ही दौड़ती जा रही थी और क्रिश उसके पीछे पीछे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज ही कुछ समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। और अचानक ही गार्डन में अंधेरा होने के कारण उसके पैर साड़ी में फंस गए, उसके कदम लड़खड़ा गए और वह गिरने को हुई। तभी अचानक उसके मुंह से चीख निकली, आ। उसके साथ ही उसकी आंखें डर के मारे बंद हो गई, लेकिन अगले ही पल आशी को महसूस हुआ कि वह गिरी नहीं है, बल्कि उसे अपनी कमर पर किसी की मजबूत बाहें महसूस हुई। अगले ही पल आशी ने अपनी आंखें खोलकर देखी तो उसकी नज़र क्रिश पर ठहर गई, क्योंकि उसे गिरने से बचाने वाला क्रिश फायरफ्लाई। मेरी बात सुनो। और इससे पहले कि क्रिश कुछ कह पाता, आशी अगले ही पल अपने मेहंदी लगे हाथों को क्रिश के सीने पर रखकर उसे खुद से दूर धक्का देती है। दूर हटो मुझे साइको, कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे, मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया है। और अचानक आशी के धक्का देने पर क्रिश खुद को संभाल नहीं पाया। वह अचानक ही कुछ कदम पीछे हुआ और आशी ने किसी तरह खुद को संभाला। अब वह अपनी आंखों में आंसू लिए क्रिश पर लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या सुनो, मैं तुम्हारी बात बोलो, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम उन लड़कियों के साथ, छी, तुम सचमुच बहुत बुरे हो साइको। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे यहाँ से भेजा मुझे यकीन दिलाकर कि तुम मुझे याद करोगे, और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो दूसरी लड़कियों के साथ मस्ती। मैं अगर अपने भाई को भी छूती हूँ तो तुम पागलों की तरह चिल्लाने लगते हो। और खुद क्या कर रहे थे वहाँ पर? मुझे लगा तुम मुझे प्यार करते हो, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे क्योंकि तुम बाकियों से अलग हो, लेकिन तुम भी वैसे ही निकले। मैं वहाँ ये सोचकर खुश हो रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, मेहंदी लगा रही थी कि मुझे अपने साइको के लिए सबसे सुंदर बनना है, उसे खुश रखना है, उसके साथ डांस करना है। एक बार फिर हमारी शादी होगी धूमधाम से, मेरी ड्रीम वेडिंग में एक बार फिर तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। लेकिन मुझे क्या पता था ये सपने सिर्फ मैं देख रही हूँ। साइको को तो मेरी पड़ी ही नहीं है। साइको अपनी फायरफ्लाई को भूलकर अपने
आसपास तितलियों से घिरा हुआ है, वह क्यों मुझे याद करेगा। तुम्हें जाना है ना उन लड़कियों के पास तो जाओ, मैं नहीं रोकूंगी तुम्हें, लेकिन अब मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे पास, समझे तुम। कहते हुए आशी गुस्से से क्रिश को घूर रही थी, उसे पर लगभग चिल्ला रही थी। आज पहली बार वह क्रिश से इतनी मुझे आवाज में बात कर रही थी। अपनी बात कहकर आशी यूं ही रोते हुए एक बार फिर वहां से जाने लगी और क्रिश जो कि अपनी आंखें फाड़े आशी को देख रहा था, आज उसे आशी की आंखों में एक अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। अचानक उसे वहां से जाते हुए देखकर क्रिश अपने होश में आया। उसने अगले ही पल आशी को अपने कंधे पर उठा लिया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए बोला, फायरफ्लाई, ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम चलो मेरे साथ। आह छोड़ो मुझे साइको, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, तुम आशी से प्यार नहीं करते, तुम दूसरी लड़कियों के साथ डांस करते हो, छोड़ो छोड़ो मुझे छोड़ो। कहते हुए आशी जोर जोर से रोते हुए क्रिश की पीठ पर पंच मार रही थी और अपने हाथ पर मारते हुए वह क्रिश से छूटने की कोशिश कर रही। शट अप फायरफ्लाई, शांत रहो वरना, कहते हुए क्रिश उसे यूं ही जबरदस्ती अपने कंधे पर उठाए वापस विला के अंदर आया। हॉल में सभी लोग एक दूसरे से मुंह फुला बैठे थे। आशी क्रिश से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी। अचानक क्रिश और आशी को वहां देखकर सभी लोगों का ध्यान उन दोनों की तरफ गया, लेकिन क्रिश सभी को इग्नोर करते हुए आशी को अपने गोद में यूं ही कंधे पर उठा के रास्ते ऊपर एक कमरे की तरफ जाने लगा। आशी हाल में लगभग सभी लोगों को पुकारते हुए क्रिश से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, चाचू, मासी, अथर्व भाई, मुझे साइको के साथ नहीं जाना, इसे कहो मुझे नीचे उतारे। आशी सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन क्रिश का डार्क ऑरा देखकर किसी की भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। कुछ ही देर में क्रिश आशी को अपने कमरे में लेकर आया और अचानक ही उसे बेड पर पटक दिया। आशी अचानक की बिस्तर पर गिरने से अपनी भरी हुई आंखों से क्रिश को गुस्से से घूर रही थी। वह जल्दी से बिस्तर से उतरकर वहां से भागने को हुई, तभी क्रिश अगले पल उसके हाथों को पकड़कर एक बार फिर उसे बिस्तर पर पटक दिया और अगले ही सेकंड उसके ऊपर आ गया। छोड़ो मुझे साइको, छोड़ो, मैं तुमसे। और इससे पहले कि ऐसी कुछ कह पाती, क्रिश ने अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे फोर्सली किस करना शुरू कर दिया। आशी खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर लगातार मार रही थी और उसकी इस हरकत पर क्रिश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर अपने एक हाथ से उसके सर के ऊपर सर दिया और अब उसका दूसरा हाथ काफी रफली आशी की बॉडी पर चलने लगा। क्रिश गुस्से में काफी फोर्स के साथ उसके होठों को लगभग बाइट करते हुए उसे शक कर रहा था। आज उसकी किस में प्यार नहीं बल्कि गुस्सा नजर आ रहा था। क्रिश लगभग 15 मिनट तक आशी को जबरदस्ती किस कर रहा था, उसके होठों को लगभग चबा रहा था। आशी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे क्योंकि उसे अपने होठों में अब दर्द भी होने लगा था और अचानक ही क्रिश को आशी की होठों से निकल रहा खून का टेस्ट अपने मुंह में आता है, जिसे चखते ही क्रिश अपने होश में आया। तब तक आशी के अपने होठों के दर्द को बर्दाश्त करते हुए कंट्रोल में आ चुकी थी, क्योंकि अब वह समझ चुकी थी वह क्रिश से छूट नहीं सकती। उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। आशी को अचानक ही कंट्रोल में आता हुआ देख क्रिश धीरे से उसके होठों को छोड़ा, लेकिन वह अभी भी यूं ही आशी के ऊपर पूरे फोर्स के साथ हावी हुआ था। क्रिश के होठों से आजाद होते ही आशी लंबी लंबी सांसें ले रही थी, क्योंकि उसके सांस लगभग फूलने लगी थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वह गुस्से से क्रिश को देख रही थी। तभी क्रिश अपनी नीली नजरों से उसे घूरते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, हर वह चीज जो आंखों से दिखाई दे जरूरी नहीं कि वह सच हो। मैं वहां राका से बात करने गया था, क्योंकि लाउड म्यूजिक में राका मेरी बात सुन नहीं पा रहा था। देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा साइको तुम्हें छोड़कर किसी और को देखेगा? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है फायरफ्लाई? इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे। वॉइस हमेशा की तरह ही कोल्ड थी और क्रिश की बातों को सुनकर आशी उसके चेहरे की तरफ अपनी गली नजरों से देखते हुए मासूमियत से बोली, तुम सच कह रहे हो ना? तुम उनके साथ नहीं थे ना? खाओ मेरी कसम। और आशी की इन बातों को सुनकर क्रिश बड़े प्यार से उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों को उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, मुझे अपनी फायरफ्लाई की जरूरत है, तितलियों की नहीं। और क्रिश की इस बात को सुनकर आशी जल्दी से उसे हक करते हुए अपने भरे हुए गले से बोली, साइको सॉरी, मुझे लगा तुम प्लीज ऐसा कभी मत करना। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकती।
मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती। आई लव यू साइको, आई लव यू सो मच। इन शब्दों को कहते हुए आशी बहुत इमोशनल लग रही थी। अब कृष ने भी उसे कस के गले लगा लिया। कुछ पल यूं ही रहने के बाद कृष की नज़र अचानक आशी की ड्रेस पर गई। आशी ने इस वक्त येलो साड़ी पहन रखी थी, जो देखकर कृष की एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन आए। उसने आशी से थोड़ा दूर होते हुए उसकी ड्रेस को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ये तुमने क्या पहना है? फायरफ्लाई येलो। कृष के अचानक इस सवाल पर आशी थोड़ा घबरा गई। उसने जल्दी से घबराते हुए अपनी लड़खड़ाते हुए आवाज में कहा, वो मासी ने दिया था। उन्होंने कहा था यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पहन लो। तो मैं अभी चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर आशी कृष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी और तभी कृष अचानक ही उसके हाथों को पकड़कर वापस उसके सर के ऊपर करते हुए उसके चेहरे की तरफ अपनी मदहोश नजरों से देखते हुए बोला, कैसे करोगी? तुम्हारे हाथों में तो मेहंदी लगी है। कृष की बात सुनकर आशी को ख्याल आया कि उसके हाथों में तो मेहंदी लगी है, वह अपनी ड्रेस कैसे चेंज करेगी? वह अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कुछ सोचने लगी और तभी कृष अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए उसके गले के पास किस करते हुए बोला, डॉन तीवरी मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं, हिलना मत समझी। कहकर कृष ने धीरे से आशी के होठों को छोड़ा और धीरे से आशी से दूर हुआ। आशी ना समझी में कृष को देख रही थी, लेकिन कृष अपनी नीली नजरों से उसमें लास्ट छुपाए आशी को अपनी आंखों से ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। आशी को एक बार फिर इस तरह देखकर उसके दिल में हलचल हो रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सीने के पास से उसके आंचल को हटा दिया। अब आशी अपने डीप नेक ब्लाउज में अपने दोनों हाथों को ऊपर किया कृष के सामने थी। अब कृष ने अपने हाथों को काफी सेड्यूस तरीके से उसकी पूरी बॉडी पर चलाते हुए अपनी डीप वॉइस में कहा, क्या तुम जानती हो फायरफ्लाई, मैं तुम्हें येलो साड़ी पहनने से मना क्यों करता हूँ? आशी जो कि कृष के सीड्यूस टच से सिहरती जा रही थी, उसने किसी तरह अपनी बेचैनी को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ क्योंकि तुम्हें साड़ी अच्छी नहीं लगती और सब लोग मुझे देखते हैं, है ना? कहते हुए आशी की आवाज में मासूमियत थी। नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम इस लुक में मुझ पर वह बिजली गिराती हो जिसे मैं संभाल नहीं पाता। मैं आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता हूँ, जैसे अभी हो रहा हूँ। कृष उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर बोला, सॉरी फायरफ्लाई बट नाउ यूल हैव टू टॉलरेट मी वंस अगेन। कहकर कृष ने आशी के यह लोभ को अपने होठों से शक करते हुए अचानक की वाइट कर लिया। आह साइको। कहते हुए आशी का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था, क्योंकि वह कृष की आंखों में एक बार फिर अपने लिए डिजायर देख रही थी। उसने शर्म से अपनी पलकें झुका ली। अब कृष धीरे से अपनी एक उंगली को आशी के क्लीवेज पर काफी सेड्यूस तरीके से चलते हुए उसे उंगली को उसके ब्लाउज के अंदर ले जाना शुरू कर दिया और कृष के ऐसा करने पर आशी से हटने लगी थी। वह अपने बदन को हिला रही थी। उसने जैसे ही अपने हाथों की मुट्ठी से ब्लैंकेट को छूने की कोशिश की, तभी कृष उसे रोकते हुए बोला, खबरदार, तुम्हारी मेहंदी खराब हो जाएगी। मुझे तुम्हारी मेहंदी में अपना नाम चाहिए, वह किसी भी कीमत पर बिगड़ना नहीं चाहिए। और कृष की धमकी को सुनकर कृष ने अचानक ही अपने हाथ यूं ही हवा में रोक लिए। अब कृष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई, क्योंकि आशी अब जाकर भी कुछ रिएक्ट नहीं कर सकती थी। कृष ने धीरे से अपनी जेब उसके क्लीवेज पर रखकर उसे शक करना शुरू कर दिया और उसका एक हाथ उसके ब्लाउज के ऊपर से ही उसके सीने को प्रेस कर रहा था। इसे महसूस करते हुए आशी की सिसकियां निकल रही थी। वह अपने बदन को पूरी तरह बेचैन महसूस कर रही थी। धीरे धीरे कृष के हाथ आशी की बॉडी पर चलते हुए उसकी कमर में उसकी साड़ी को खोलने लगे और बेचैनी में आकर आशी अपने दोनों पैरों को आपस में रगड़ने लगी। उसकी मदहोश सिसकियों में कृष का नाम आ रहा था। कुछ ही पल में आशी की साड़ी कृष झटके से खींचकर फ्लो पर गिरा दी। यह महसूस करते ही आशी अचानक ही चीख उठी। अब वह अपने ब्लाउज और अंदर स्कर्ट में कृष के सामने थी। कृष यूं ही अपने हाथों से मनमानी करते हुए आशी के होठों पर किस करना शुरू कर देता है। उसने धीरे से आशी को किस करते हुए हल्का सा ऊपर की तरफ उठाया और अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर उसके ब्लाउज को उसके जिस्म से अलग कर दिया। अब आशी का गला सूख रहा था। उसने शर्म से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कृष धीरे धीरे उसके सीने से किस करते हुए उसके नवल और अब उसके पैरों के पास आया। अब उसके पैरों पर किस करते हुए धीरे धीरे अपने हाथों को उसकी अंडर स्कर्ट ले जा रहा था। कुछ ही पल में उसका अंदर स्कर्ट भी फ्लो पर गिरा हुआ था। अब आशी अपने लोअर
इनमें उसके सामने थी आशी को अपना बदन कांपता हुआ महसूस हो रहा था। क्रिश अगले ही पल अपनी शर्ट के सभी बटन खोलकर फ्लो पर गिरा दिया। अब वह क्रिश की उंगलियां अपने सॉफ्ट एरिया में महसूस कर रही थी। आशी कोई है बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। वह अपने पैरों को आपस में रगड़ते हुए फिर से खुद को छोड़ने की कोशिश करते हुए आह साइको प्लीज आज नहीं कल हमारी शादी। शशिश कुछ मत कहो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। और इतना कहकर क्रिश धीरे से अपने होंठ उसके सॉफ्ट एरिया में रखकर उसे शक करना शुरू कर दिया। और अब आशी की बेचैनी बढ़ने लगी थी। उसकी सिसकियां काफी देर तक कमरे में गूंज रही थी। आशी का चेहरा पसीना पसीना हो रहा था और क्रिश इसे एंजॉय कर रहा था। वह काफी डीप शक कर रहा था। देखते ही देखते लगभग 1 घंटे का वक्त बीत गया और अचानक एक कमरे का माहौल एकदम शांत हो गया। आशी लंबी लंबी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। उसके अंदर तो अब जान ही नहीं बची थी। वह काफी थकी हुई महसूस कर रही थी और क्रिश भी उसके बगल में लेटे लंबी लंबी सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन भरी मुस्कान थी। अब आशी मुंह बनाते हुए क्रिश से जैसे ही शिकायत करने के लिए उसके सीने पर मारने को हुई। तुम गंदे साइको, तुम हमेशा मुझे तंग करते हो। आशी ने इतना कहा ही था कि तभी अचानक ही उसकी नजर अपनी मेहंदी पर गई और अपनी मेहंदी देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि इन सब के बीच आशी के हाथों की मेहंदी कई जगह से खराब हो गई थी और अब उसका रोना एक बार फिर शुरू हो गया। वह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी, ए तुम गंदे साइको, देखो तुम्हारी वजह से मेरी मेहंदी खराब हो गई। अब मेरी मेहंदी सुंदर नहीं लगेगी, मैं अब अच्छी दुल्हन नहीं बना पाऊंगी। कहते हुए आशी यूं ही लेटे हुए अपनी मेहंदी देख रही थी। इस वक्त उसके बदन पर सिर्फ एक पतली सी ब्लैंकेट थी और क्रिश शर्टलेस उसकी बगल में लेटा हुआ था। अचानक आशिक को इस तरह गला फाड़ कर रोते हुए देखकर उसका चेहरा एक बार फिर गुस्से से लाल होने लगा था। शट अप फायरफ्लाई, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है तुम मुझे रोना धोना बंद कर दिया करो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं तुम्हारी आंखों में आंसू, लेकिन तुम हो कि कुछ सुनती की नहीं। ये बेकार की मेहंदी के लिए रो मत समझी। तुम गंदे साइको, ये बेकार की मेहंदी नहीं है, इससे हमारे हाथ खूबसूरत लगते हैं। दुल्हन के लिए उसकी मेहंदी की बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो तुम्हारा नाम भी इसमें से कितनी जगह पर हट गया। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अभी तो मुझे अपने पैरों में भी मेहंदी लगवानी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा है। मेरी ड्रीम वेडिंग में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं देखूंगी। मेरी मेहंदी खराब हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। सब के सब मेरी मेहंदी खराब करने पर ही तुले हैं। शट अप जस्ट शट अप फायरफ्लाई, तुम रोना बंद करो। लव दिखाओ कहाँ है तुम्हारी मेहंदी खराब। OFF, ये लड़की भी ना बच्चों की तरह रोती है। आई गेट फ्रस्ट्रेटेड। कहते हुए क्रिश आशी की मेहंदी देखता है। उसमें से क्रिश का नाम थोड़ा सा है गया था और बाकी उसकी कलाइयों के पास मेहंदी हटी हुई थी। आज ही तो अपनी मेहंदी देख देख कर सुबक रही थी और क्रिश उसे वार्निंग देते हुए बोला, शांत रहो, कुछ नहीं हुआ है इसे, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन खबरदार रोना मत। और इतना कहकर क्रिश अपनी जगह से उठा। उसने अपना मोबाइल निकाल कर किसी को कॉल किया और फिर अपनी शर्ट आशी को पहनाकर उसे धीरे से उठाकर बिठाया। लगभग 10 मिनट बाद उनके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। क्रिश उठकर दरवाजे पर गया और बाहर पीटा के हाथ में से एक बॉक्स लिया। उसने तुरंत ही दरवाजा बंद किया और आशी के पास आया। आशी अपना गाल फुलाए क्रिश को देख रही थी। अब क्रिश आशी की बगल में बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर उस पर मेहंदी लगाना शुरू कर देता है। क्रिश की इस हरकत पर आशी आंखें पड़े उसे देख रही थी। वह कंफ्यूज नजरों से उसे देखते हुए बोली, अरे साइको, क्या तुम्हें मेहंदी लगाना आता है? शट अप फायरफ्लाई, शांति से बैठी रहो वरना तुम्हारे मुंह पर भी मेहंदी लगा दूंगा, समझी? अब क्रिश की धमकी सुनकर आशी अपने निकले होठों को बाहर निकालकर एकदम शांत बैठ गई। अब क्रिश उसके हाथों में मेहंदी लगाने लगा। देखते ही देखते कुछ घंटे का वक्त बीत गया। आशी को बैठे बैठे नींद आने लगी तो वह धीरे धीरे बेड के हेड क्राउन के सहारे सोने लगी, जो देखकर क्रिश के चेहरे पर एक हल्का सा कुछ इमोशन आया और चला गया। वह अपनी नीली नजरों से उसके मासूम चेहरे को देख रहा था, लेकिन फिर वह एक ठंडी सांस लेकर अपने काम में लगा रहा। वहीं दूसरी तरफ नीचे हॉल में सभी औरतें मुंह फुलाकर अपने अपने पार्टनर से नाराज बैठी थी और सभी मर्द उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे थे। फाइनली समर और अथर्व ने सारा ब्लेम अपने ऊपर लेते हुए सब कुछ सच सच
बता दिया, जिसे सुनने के बाद औरतें थोड़ी बहुत तो सेटिस्फाई थी, लेकिन मर्दों को अभी भी माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। और फाइनली सभी मर्दों की परेड शुरू हुई। सभी औरतों को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने सजा के तौर पर सभी मर्दों को किचन में भेज दिया था खाना बनाने के लिए। समर और अथर्व को तो खाना बनाना आता था, राहुल भी अच्छा खाना बना लेता था, लेकिन रुद्र और रॉकी दोनों ससुर दामाद की हालत खराब थी। निकिता ने सजा के तौर पर उन दोनों के लिए पीटर से कहकर सारे झूठे बर्तन एक साइड करवा दिए थे। अब रुद्र खड़े होकर बर्तन वॉश कर रहा था और रॉकी सब्जियों का कत्ल कर रहा था। रॉकी से भी सब्जी नहीं कट रही थी तो उसे आटा गूंथने का काम दिया गया और उसने आटे को भी बेसन के बैटर की तरह कर दिया था। और तब तक बाहर बैठी लड़कियों ने एक बार फिर मेहंदी आर्टिस्ट को बुलवाकर इमरजेंसी में रात को ही मेहंदी लगवाना शुरू कर दिया। हालांकि यह करना इतना जरूरी तो नहीं था, लेकिन नताशा की मेहंदी अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए उसके लिए जरूरी था। रॉकी के माफी मांगने पर नताशा ने उसे माफ कर दिया था, क्योंकि समर और अथर्व ने उन्हें सच्चाई बता दी थी कि असली प्लानिंग समर की थी। देखते ही देखते 2 घंटे बाद सभी लड़कों ने मिलकर अपनी अपनी पार्टनर के लिए खाना बनाया। अथर्व, समर और राहुल की दया से खाना अच्छा बना था और अब उनकी सजा ये थी कि वह अपने अपने पार्टनर को अपने हाथों से खाना खिलाए। और यह करने में तो लड़कों को बड़ा मजा आ रहा था, क्योंकि सभी बेशर्मों की तरह मेहंदी आर्टिस्ट के सामने ही अपनी पार्टनर से फ्लर्ट कर रहे थे। राहुल बड़े प्यार से ऐना को खाना खिला रहा था। रुद्र निकिता को बड़े प्यार से मना कर उसके गालों पर किस करते करते खाना खिला रहा था और रॉकी भी नताशा को अपने हाथों से मिला रहा था, जिसे खाने में नताशा आज थोड़े नखरे दिखा रही थी, लेकिन रॉकी उसके सारे नखरे उठा रहा था। अथर्व गौरी को अपने हाथों से मिला रहा था, क्योंकि उसके हाथों में भी मेहंदी लगी थी। यह चीज शायद उनकी बगल में बैठे हुए निक को पसंद नहीं थी। वह मुंह फुलाकर यह नजारा देख रहा था। फाइनली जब उसे ये देखा नहीं गया, वह अपने कमरे में चला गया। तभी निकिता को याना का ख्याल आया। अरे याना कहाँ है? वह मेहंदी नहीं लगाएगी क्या? लगता है शायद वह अपने कमरे में सो गई है, कहते हुए ऐना निकिता को जवाब देती है। और वहीं दूसरी तरफ याना अपने कमरे में सैड बैठी हुई थी और तभी अचानक ही उसकी खिड़की से उसके कमरे में कोई दाखिल हुआ। अभी कहानी जारी रहेगी। So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।